हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि बच्चे हो चुका है रणआगाज युग बदलने की तैयारी। और देखते हैं कौन बच्चा अपनी परीक्षा में टॉप करता है, अच्छे नंबर लेकर आता है। मुझे उम्मीद है जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, अच्छे नंबर के साथ पास होंगे। तो आपके अपना गुरुकुल पर फिर से एक बार हार्दिक स्वागत मैं करता हूं और नए साल की बधाई देता हूं। चलिए बच्चों, आज सामाजिक पर हम फिर से बात करने वाले हैं और आज 5 नंबर परीक्षा में अपने फिक्स करने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से परीक्षा में हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है। चाहे 1 नंबर की बात हो, चाहे 2 नंबर की बात हो, चाहे 5 नंबर की बात हो, परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न आता ही आता है। तो चलिए दोस्तों, आज जो हमने टॉपिक चुना है आपके बीच में, जो कि भूगोल में आप सभी लोग पहला अध्याय ही देखे होंगे संसाधन का, जिसे आप रिसोर्स बोलते हैं। तो रिसोर्स यानी संसाधन क्या होता है, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, कौन सा संसाधन किस प्रकार में आता है। तो आज हम सभी लोग संसाधन पर बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम सभी लोग बात करते हैं बच्चों, संसाधन कहते किसे हैं। क्या चीज संसाधन किसे कहते हैं? तो ध्यान से देखिए, संसाधन वे संसाधन होते हैं जो मनुष्य के जीवन में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और उन संसाधनों का प्रयोग करने के बाद जो मानव का जीवन होता है वो बहुत सुलभ हो जाता है, आसान हो जाता है। तो क्लियर हो गया। फिर से देखिए, हमारे दैनिक जीवन में जिन चीजों की हमें आवश्यकता पड़ती है और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जिन साधनों का प्रयोग करते हैं वो संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसाधन कहा जाता है। अब बात करते हैं बच्चों, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखिएगा, आज इस टॉपिक में आपको कुछ ना कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहला बच्चों ये ध्यान से देखिएगा, किसके तहत कौन सा तरीका है, कौन से ऐसे संसाधन हैं जो किस संसाधन के तहत आता है, ये आप ध्यान से देखेंगे। दूसरा है बच्चों, दूसरा देखेंगे समाप्यता के आधार पर। किसके आधार पर? समाप्यता के आधार पर। और तीसरा बच्चों, जो तीसरा संसाधन है वो है स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। अब बच्चों आप सभी लोग ये चीजें तो इतना संसाधन को तो आप देखे होंगे अपनी बुक में, लेकिन चौथा संसाधन भी है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले हम इन्हीं 3 संसाधन के बारे में बात करते हैं। तैयार हैं? तो चलिए मैं कहूंगा, यदि बच्चे अपनी कॉपी और डायरी लेकर नहीं बैठे हुए हैं, पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं, तो वो बच्चे पेन और डायरी के साथ बैठेंगे और जिन चीजों को पढ़ाया जा रहा है अच्छे से नोट करेंगे, ताकि आपकी परीक्षा में ये प्रश्न जब भी आए आप उसका आंसर कर सके। चलिए बच्चों ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला ही हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। तो बच्चों ये ध्यान से देखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है बच्चों जैव संसाधन, और दूसरा संसाधन जो होता है अजैव संसाधन होता है। ध्यान से देखेंगे, ये ऐसे संसाधन हैं जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं जैव संसाधन की। किसकी? जैव संसाधन की। तो बच्चों जैव संसाधन क्या होता है? वे संसाधन, ध्यान से देखिए, वे संसाधन, जा से जैव है ना, तो जा से होता है जीवमंडल। क्या होता है बच्चों? जीवमंडल। तो ऐसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जीवों द्वारा हुई है। किसके द्वारा? जीवों द्वारा हुई है। अर्थात कह सकते हैं कि ऐसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जीवमंडल से हुई है। कहां से हुई है? जीवमंडल से हुई है। कहने का अर्थ है, ध्यान से देखेंगे, उनमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। क्या ऐसी चीजों के बारे में आप जानते हैं? क्या ऐसे संसाधन जानते हैं? तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, जैसे एक मनुष्य होता है, जब मनुष्य कोई भी आवश्यकताओं को, किसी भी कार्यों की पूर्ति करता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक व्यक्ति होता है, जब कोई काम करता है तो कहीं ना कहीं संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जहां पे मनुष्य हो गया, आपके पशु पक्षी हो गए और जीव जंतु जितने भी आते हैं, और साथ ही साथ जो वनस्पतियां होती हैं। क्या होती हैं? वनस्पतियां। तो इतनी सारी चीजें हैं जो जैव संसाधन के तहत आता है। फिर से ध्यान से देखिए, जैव संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी उत्पत्ति कहां से होती है? जीवमंडल से होती है। जिनकी उत्पत्ति जीवमंडल से होती है, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि उनमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, जिनमें जीव होता है। बच्चों ध्यान से देखिए, जैव संसाधन यानी जीवमंडल से जिनकी उत्पत्ति हुई, जिनमें जान होती है, जीव होता है। और कहने का अर्थात यह है कि उनमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। और इनमें से जैसे हम जाने मनुष्य हो गए, पशु पक्षी हो गए, जीव जंतु यानी सभी आते हैं, और साथ ही साथ जो वनस्पतियां होती हैं, पेड़ पौधे, वे सारे के सारे किस संसाधन के तहत आते हैं बच्चों? तो जैव संसाधन के तहत आते हैं। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं
अजैव संसाधन की। किसकी? अजैव संसाधन की। कि अजैव संसाधन क्या होता है। हिंदी में आप सभी लोग एक विलोम पढ़ते हैं, इंग्लिश में अपोजिट पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहां पे जैव है और यहां पे अजैव हो गया, यानी यहां पे आ जुड़ गया आगे, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव हो गया, इसका विलोम हो गया। तो इसकी डेफिनेशन श्योर हम इसका विलोम करेंगे। तो ऐसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति, पहला चीज, जीवमंडल से नहीं होती। क्या चीज? जीवमंडल से इनकी उत्पत्ति नहीं होती। फिर कहां से होती है इनकी उत्पत्ति? इनका निर्माण बच्चों किया जाता है निर्जीव चीजों से। कहां से किया जाता है? निर्जीव चीजों से इनकी उत्पत्ति होती है, इनका निर्माण होता है। ऐसे संसाधन बच्चों कौन से संसाधन कहलाते हैं? तो ऐसे संसाधन बच्चों आपके अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे में आप सभी लोग ध्यान से देखिए, आपके घर में मेज होगी, कुर्सी होगा, पंखा होगा, कूलर होगा, बड़े सारे ऐसे संसाधन हैं जो कि निर्जीव होते हैं। कहने का अर्थ उसमें जान नहीं होती है, वो जीवमंडल से नहीं प्राप्त किए जाते, उनकी उत्पत्ति जीवमंडल से नहीं होती है। उनकी उत्पत्ति कहां से होती है? निर्जीव चीजों से होती है। तो ध्यान से देखेंगे, दो चीज हमने जाना। एक, संसाधन किसे कहते हैं? तो मनुष्य के दैनिक जीवन में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करता है वो क्या कहलाता है बच्चों? संसाधन कहलाता है। और संसाधन को हमने तीन भागों में बांटा, एक उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा समाप्यता के आधार पर और तीसरा स्वामित्व के आधार पर। अब हमने उत्पत्ति के आधार पर देखा कि संसाधन दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा है? जैव संसाधन। दूसरा कौन सा है? अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति कहां से होती है? जीवमंडल से होती है। जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, ये सब कौन से संसाधन है? जैव संसाधन है। दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा हम लोग पढ़े थे अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या होता है? अजैव संसाधन जैसे इसका उल्टा होता है, ऐसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जीवमंडल से नहीं होती। फिर कहां से होती है? ऐसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति निर्जीव चीजों से होती है। किससे होती है? निर्जीव चीजों से होती है। तो वे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। आपके घर में ध्यान से देखिए, बड़े सारे अजैव संसाधन होंगे, मेज हो गई, कुर्सी हो गया, पंखा हो गया, बड़ा सारा ऐसा उपकरण होता है जो हम संसाधन अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए करते हैं, लेकिन वो संसाधन अजैव संसाधन होता है। क्लियर हो गया बच्चों? ये दोनों ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके परीक्षा के लिए ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं समाप्यता के आधार पर। किसके आधार पर? समाप्यता के आधार पर। तो बच्चों ध्यान से देख लेंगे, हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब बात करते हैं समाप्यता के आधार पर। तो बच्चों समाप्यता के आधार पर भी दो संसाधन होता है। कितना संसाधन? दो संसाधन होता है। तो ध्यान से देखिए, पहला होता है बच्चों नवीकरणीय। कौन सा? नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है अनवीकरणीय संसाधन। आप सभी लोग इसकी हेडिंग अपनी कॉपी में डाल लीजिए और इसकी परिभाषा आप सभी को अपने आप लिखना है, समझ कर लिखना है, वीडियो को देख कर करना है। क्लियर हो गया? तो अब बच्चों हम बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। कहने का अर्थ यह है बच्चों, यदि हमें नवीकरणीय की परिभाषा मिल जाए तो हम अनवीकरणीय परिभाषा बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका विलोम है, इसका उल्टा है। तो जस्ट इसका उल्टा कौन सा संसाधन हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। तो नवीकरणीय संसाधन ध्यान से देखेंगे बच्चों, ऐसे संसाधन, क्या? ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद, क्या बच्चों? ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग में लाया जाए। क्या चीजें? जिनको आप एक बार प्रयोग कर लें उन्हें दोबारा फिर से प्रयोग में ला सके, यानी उनकी उत्पत्ति, उनका निर्माण फिर से दोबारा संभव हो जाए। वे कौन से संसाधन कहेंगे? तो वे बच्चों कौन से संसाधन कहलाएंगे? वे संसाधन नवीकरणीय कहलाएंगे। क्या ऐसे आपको दिखता है प्रकृति में? ऐसे कुछ संसाधन हैं जिनका प्रयोग एक बार करने के बाद आप दोबारा फिर से प्रयोग में ला सके, ऐसे हैं बच्चों। कौन कौन सा है? तो ध्यान से देखिए, जैसे बच्चों एक चीज आता है, आप सभी लोग इस समय सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? सौर ऊर्जा, क्या लगता है अगर आज आपने सौर ऊर्जा से खाना बनाया तो क्या कल फिर सौर ऊर्जा से खाना बना सकते हैं? बना सकते हैं। यदि आपके यहाँ सोलर पैनल से आपके यहाँ ट्यूबवेल चलाया जाता है तो क्या कल भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो बच्चों ये संसाधन कौन सा संसाधन कहलाता है? नवीकरणीय। ध्यान से सुनिए, ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में लाया जाए,
यानी उनका निर्माण फिर से पुनः संभव हो सके और उनको फिर से उपयोग में लाया जाए, ऐसे संसाधन बच्चों नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। कौन सा? अनवीकरणीय संसाधन। तो बच्चों ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग एक बार करने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। क्लियर हो गया। तो ये दोनों की परिभाषा बच्चों, ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग में लाया जाए, यानी उनका निर्माण पुनः संभव हो जाए, वो नवीकरणीय संसाधन। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब कौन से संसाधन है बच्चों? ये सब नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन दूसरा क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। बच्चों अनवीकरणीय संसाधन में वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद हम दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते। ऐसे कौन कौन से संसाधन है? ध्यान से देखिए। बहुत सारा ईंधन आता है जिसमें डीजल आता है, पेट्रोल आता है, इसके साथ ही साथ कोयला आता है, तमाम सारे खनिज आते हैं। ये सारे के सारे बच्चों क्या हैं? अनवीकरणीय संसाधन है। यदि आप इसको एक बार प्रयोग कर लें तो दोबारा इनको प्रयोग में नहीं ला सकते। यदि आप एक बार कोयला लाके उसको ईंधन के रूप में प्रयोग कर लें तो आप दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यदि आप डीजल, पेट्रोल, आप कोई भी ईंधन के माध्यम से कोई भी ऐसा उपकरण चला रहे हैं तो आप दोबारा उसको प्रयोग में नहीं ला सकते। तो यानी कहने का अर्थ नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में लाया जाए, जैसे सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि ये खत्म होने वाले नहीं होते हैं। दूसरा अनवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, वे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे में पेट्रोल, डीजल, कोयला और सारे जो खनिज होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? अनवीकरणीय, क्योंकि एक बार हम प्रयोग में ला लेंगे तो हम दोबारा उनको प्रयोग में नहीं ला सकते। तो ये बच्चों हो गया नवीकरणीय और अनवीकरणीय। चलिए बच्चों, तो ध्यान से देखेंगे। इसके तहत हमने दो संसाधन के बारे में बात किया। पहला था नवीकरणीय, क्या था? नवीकरणीय। और दूसरा था बच्चों अनवीकरणीय, क्या था? अनवीकरणीय। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और वीडियो को मैं रोक रहा हूं ताकि आप उतार लें। इसके आगे अभी हम जस्ट बात करते हैं। चलिए बच्चों, जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा, कौन कौन सा संसाधन? उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। तो हमने दो के आधार पर पढ़ लिया था, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और नवीकरणीय, और स्वामित्व के आधार पर बच्चों ध्यान से देखेंगे, स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन होता है उसको मुख्य रूप से तीन कैटेगरी में रखा गया है, तीन तरीके से रखा गया है। सबसे पहला बच्चों जो संसाधन होता है वो होता है व्यक्तिगत संसाधन, और दूसरा बच्चों जो होता है वो होता है सामुदायिक संसाधन। कौन सा संसाधन? सामुदायिक संसाधन। और जो तीसरा होता है वो होता है बच्चों राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन अथवा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। मतलब एक राष्ट्रीय संसाधन भी होता है, एक अंतरराष्ट्रीय संसाधन भी होता है। तो स्वामित्व के आधार पर हम तीन तरीके की चीजों को बात करेंगे। एक व्यक्तिगत के आधार पर संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन और तीसरा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो सबसे पहले बच्चों देखेंगे व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है। व्यक्तिगत संसाधन बच्चों वो होता है जो मनुष्य अपनी निजी चीजों के इस्तेमाल के लिए प्रयोग करता है। जैसे कि ध्यान से देखिए, मनुष्य के पास घर होता है, खेत होता है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य के निजी स्वामित्व में होता है, खुद के उसके मालिक होते हैं। कुछ ऐसे संसाधन जिन संसाधनों पर अधिकार मनुष्य का खुद होता है, यानी व्यक्तियों का खुद उस पर अधिकार होता है, यानी उसके निजी स्वामित्व होते हैं। ऐसे संसाधन जिसके निजी स्वामित्व कौन होता है? खुद व्यक्ति खुद होता है उसका निजी स्वामित्व, वो व्यक्तिगत संसाधन के तहत आता है, जिसमें कि घर आ जाता है, खेत आ जाता है। उसके मालिक कौन होते हैं? उसके मालिक व्यक्ति खुद होता है। तो वो किस संसाधन में आएगा? वो व्यक्तिगत संसाधन के तहत आता है। व्यक्ति अपने लिए उन साधनों का प्रयोग करता है खुद के लिए, और उसका मालिक खुद ही होता है। उसका स्वामित्व कौन होता है? खुद होता है। तो वो घर और खेत ऐसे संसाधन हैं जो व्यक्तिगत संसाधन के तहत आते हैं, और ये स्वामित्व के तहत आता है। किसके तहत आता है? स्वामित्व के आधार पर आता है,
व्यक्तिगत संसाधन, और दूसरा होता है बच्चों सामुदायिक संसाधन। कौन सा? सामुदायिक संसाधन। हंसिएगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा। सामुदायिक शौचालय शायद आपके हर ग्राम सभा में बना होगा, बना है कि नहीं बना है? तो ये कौन सा संसाधन है? ये सामुदायिक है, और इस पर अधिकार पूरे सभी ग्राम के वासियों का होता है। पूरे ग्राम सभा के जो लोग होते हैं, इस पर अधिकार उन सबका होता है। किस संसाधन पर? सामुदायिक संसाधन पर। तो ऐसे संसाधन जिस पर अधिकार सभी ग्राम के वासियों का हो, यानी पूरे ग्राम के लोगों का हो, वो संसाधन कौन से संसाधन कहेंगे? सामुदायिक संसाधन कहे जाएंगे। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखेंगे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। कौन सा? राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन जिन पर अधिकार किसका होता है? सरकार का होता है, राष्ट्रीय देश का होता है। ऐसे संसाधन जो देश के हित में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि बड़े सारे राजमार्ग, यानी सड़क, राजमार्ग, परिवहन, ये सब क्लियर है? तो ये सब किसके तहत आता है? तो बच्चों ये सब राष्ट्रीय संसाधन के तहत आता है। लेकिन इसी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अंतरराष्ट्रीय संसाधन के तहत आती हैं। जैसे बच्चों बड़े सारे परिवहन सेवाएं हैं, परिवहन सेवाएं कुछ देश छोड़कर विदेश में भी उनका परिवहन होता है। जैसे आपकी वायु सेवा है, वायु सेवा है, जल सेवा है, जल सेवा है। तो ये बच्चों ध्यान से देखेंगे, समुद्र में शिप द्वारा एक देश से दूसरे देश में जाया जाता है, व्यापार किया जाता है। ये किस संसाधन के तहत आएगा? अंतरराष्ट्रीय। बड़े सारे वायुयान हैं जो एक देश से दूसरे देश में भेजे जाते हैं, ये किस संसाधन के तहत आएगा? ये भी अंतरराष्ट्रीय संसाधन के तहत आएगा। लेकिन राष्ट्रीय संसाधन की बात करें बच्चों, तो राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग राष्ट्र हित में किया जाए। किसमें किया जाए? राष्ट्र हित में किया जाए, तो ऐसे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। और इसके पहले हमने बात किया था सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन जिस पर अधिकार पूरे ग्राम के वासियों का हो, सभी ग्राम के लोगों का हो, तो उस पर किसका अधिकार होता है? सभी गांव के लोगों का होता है, यानी पूरे समाज के कल्याण के लिए ऐसे संसाधन बनाए जाते हैं। वे कौन से संसाधन कहे जाते हैं? वे सामुदायिक संसाधन कहे जाते हैं। इसके तहत क्या आता है? इसके तहत तालाब आता है। क्या आता है? तालाब आता है। इसी के तहत खेल का मैदान जो बनाया जाता है वो आता है। क्लियर है? इसी के तहत सामुदायिक शौचालय बनाया जाता है, ये भी आता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो इतने कुछ ऐसे संसाधन हैं जो कि सामुदायिक संसाधन के तहत आते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, जिस संसाधन पर व्यक्ति का निजी स्वामित्व होता है, खुद अधिकार होता है, उसके मालिक खुद होते हैं, जैसे घर हो गया, खेत हो गया। क्लियर हो गया? तो ध्यान से देखिए, हमने कितने तरीके की बात किया? हमने 3 तरह के संसाधन की बात किया। कौन कौन सा बच्चों लोग? तो ध्यान से देखेंगे, पहला था व्यक्तिगत संसाधन। इसके तहत क्या क्या आता है? तो बच्चों इसके तहत खेत और घर आता है, जिस पर अधिकार व्यक्ति का खुद होता है, व्यक्ति उसके खुद स्वामित्व के मालिक होते हैं। तो घर और खेत ऐसे संसाधन जो व्यक्तिगत संसाधन के तहत आएगा। सामुदायिक के तहत क्या आएगा? सामुदायिक के तहत बच्चों तालाब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तालाब आ जाएगा। खेल का मैदान आ जाएगा, खेल का मैदान आ जाएगा, और शौचालय जो बनाया जाता है ग्राम सभा में, ये आ जाएगा। तो ये सामुदायिक विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? सड़क और राजमार्ग आ जाएगा, रेलवे मार्ग आ जाएगा। क्लियर है? रेलवे मार्ग आ जाएगा। बड़े सारे परिवहन सेवाएं हैं जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनका प्रयोग किया जाता है, तो ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन में आ जाएंगे। क्लियर हो गया बच्चों? तो हमने इसकी बात कर लिया। ये 3 तरीके का, इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेगा ही छपेगा। इसको लिख लो आप, 100% छपेगा। क्लियर है? अब हम एक और बात करते हैं विकास के आधार पर। किसके आधार पर? विकास के आधार पर। बच्चों पहला बात किए, दूसरा बात किए, तीसरा बात किए, और चौथा विकास के आधार पर। अब विकास के आधार पर क्या बात करेंगे? सबसे पहला विकास के आधार पर बच्चों हम बात करते हैं, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो संभावी संसाधन के तहत आते हैं। कौन से? संभावी। देखो कभी कभी प्रश्न भी पूछा जाता है कि संभावी संसाधन किसे कहते हैं? कहते नहीं कुछ चीजों की संभावना है, तो हमारे देश में ऐसे कुछ संसाधन हैं जिनकी संभावना बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद भी उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो वे किस संसाधन के तहत आएंगे? संभावी संसाधन के तहत आएंगे। कौन से बच्चों? ऐसे संसाधन जिनकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं लेकिन फिर भी उनका उपयोग ज्यादा नहीं किया जा रहा है, तो वे संसाधन संभावी संसाधन के तहत आएंगे। जैसे बच्चों ध्यान से देखिए, पवन ऊर्जा। क्या चीज? पवन ऊर्जा। बच्चों इसकी संभावना भारत में सबसे ज्यादा है लेकिन फिर भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता, तो ये विकास, इससे देश का विकास हो सकता है। क्लियर हो गया?
एक और देखेंगे बच्चों, एक और इसी के तहत आता है कि संसाधनों का संरक्षण करना क्यों जरूरी है। तो ध्यान से देखिए, ये अलग टॉपिक है, अलग प्रश्न है, लेकिन मैं यहीं पे बता दे रहा हूं कि संसाधनों का संरक्षण, क्या संसाधनों का संरक्षण। बच्चों संरक्षण में क्या होता है? बचाव होता है। तो संसाधनों का बचाव करना हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो ध्यान से देखिए, हमने जितने भी संसाधन बात किए ये कहीं ना कहीं हमारे आपके और देश के विकास में ही प्रयोग किए जाते हैं। अगर इन संसाधनों को हमने संभाल कर नहीं रखा, हमने सुरक्षित करके नहीं रखा, हम इनका यदि संरक्षण करके नहीं रखे, तो हमारे आने वाले जीवन में इन संसाधनों का अभाव हो जाएगा, और जब अभाव होगा तो हमारा जीवन बहुत ही क्या हो जाएगा? बहुत पीछे छूट जाएंगे, हमारा देश का विकास बहुत पीछे छूट जाएगा, हमारे जीवन की जो तरक्की होगी वो पीछे छूट जाएगी। तो क्लियर हो गया? इसलिए हमें संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। तो क्लियर हो गया? तो ध्यान से देखेंगे, एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, संसाधन किसे कहते हैं? पहला प्रश्न हम आपको ये बताए थे। उसके बाद संसाधन के प्रकार हमने कितने स्तर की बात किया? 4 स्तर की बात किया। पहला क्या था? उत्पत्ति, दूसरा था समाप्यता, तीसरा था स्वामित्व और चौथा था विकास के आधार पर। अब देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। समाप्यता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर हमने 3 संसाधन बात किए, पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक और तीसरा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। और एक लास्ट में हमने विकास के आधार पर संभावी संसाधन की बात किया, जिससे विकास हो सकता है लेकिन इसके बावजूद भी वो प्रयोग में नहीं लाया जाता। तो इतना बातें हो गई, और इसी पर हमने लास्ट में बात किया था संसाधनों का संरक्षण करना क्यों जरूरी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे दैनिक विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे देश के विकास के लिए सबसे जरूरी है, इसलिए हमें इसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। तो चलिए बच्चों, आज मैं उम्मीद करता हूं कि इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जब भी पेपर में आएगा इसको अच्छे तरीके से लिख कर आएंगे, और जितने नंबर का एक क्वेश्चन होगा पूरे नंबर बना के आएंगे। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।